शिक्षा मित्र लेटेस्ट खबर जो है आज की ये है कि संजीव बालियान का एक पत्र जो है लगातार घूम रहा है। उन्होंने बहुत ही दिल से ये पत्र लिखा है और ज्ञान और विवेक की तो बात ही मत करिए। कितना सोच समझ के ये पत्र लिखा है वह पत्र पढ़ने पे आपको पता चलेगा। उन्होंने किस प्रकार से सरकार, एनसीटी और कोर्ट तीनों से शिक्षा मित्रों के पक्ष के तरफ से सवाल पूछ रखे हैं और जो कोर्ट में केस पेंडिंग है उसकी डेट लगाने की बात कह रखी है। उनके उस अंदाज को देखेंगे, इससे तो शिक्षा मित्रों का कल्याण पक्का ही नज़र आता है। डूबते को तिनका का सहारा। फिलहाल चलिए देखते हैं उनके उस पोस्ट के बारे में। शुरुआत नीचे से करते हैं, जहां पे संजीव कुमार पुत्र स्वर्गीय अतल सिंह, मकान संख्या, उनका घर का पता दे रखा है, उनकी मोबाइल नंबर दे रखी है। जिन साथियों को चाहिए वो अपने फ़ोन में सेव करें। टोटल उन्होंने जो है 165 पन्नों का संलग्न लगा रखा है। और उसके बाद अब चलिए हम लोग जो है उनकी खबर के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। 22 पन्ने का ये PDF लगातार घूम रहा है। इस PDF में साफ साफ लिखा गया है कि ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को संबोधित करके लिखा गया है और इसमें विषय लिखा हुआ है, क्या इस देश की नौकरशाही पर संविधान लागू नहीं होता। वह सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील संख्या 9529/2017 के संबंध में डायरी नंबर 17421/2020 की जल्द सुनवाई के लिए रिमाइंडर के लिए इन्होंने ये लिख रखा है। वादी हैं संजीव कुमार, प्रतिवादी है उत्तर प्रदेश सरकार व एनसीटी व समस्त जज। वे सभी जज जिन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए फैसला सुनाया था उनको भी प्रतिवादी के रूप में लिया गया है, क्योंकि जो लगभग 4500 शिक्षा मित्र काल के गाल में गए उनकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। चलिए फिलहाल प्रस्तावना का पोर्शन पढ़ लेते हैं। उन्होंने कह रखा है कि माननीय चीफ जस्टिस महोदय, यह देश संविधान से चलेगा या नौकरशाही की धीमी मस्त गति से, निर्णय करें। आज इस संविधान की जो गरिमा कम हो रही है उसका कारण है संदेह भरा जजमेंट। संदेह ही आलोचना और निंदा की जननी है और इस संदेह को बढ़ाने में इस देश की नौकरशाही बहुत ही बड़ा हाथ है। कोर्ट में 5% मुकदमों की बढ़ोतरी इन्हीं नौकरशाहियों के कारण है, इसलिए आम नागरिकों को मजबूरन कोर्ट की शरण में जाना पड़ रहा है। मुझे यह कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि कोर्ट ऐसे नौकरशाहियों को संरक्षित कर रही है जो संविधान के बाहर जाकर काम करते हैं। इस न्यायपालिका में बैठे प्रत्येक जजों को इन प्रमाणों को देखकर एक एक आदेश को संविधान की कसौटी पर कसकर उचित क्या है और अनुचित क्या है इस पर निर्णय लें। इसमें वो सारे प्रमाण व शासनादेश लगाए गए हैं जो कि नौकरशाही संविधान की प्रस्तावना आर्टिकल 13, 14, 15, 16 और 415 का उल्लंघन करे, परंतु उन्हें कोई सज़ा नहीं है और उनके कुकृत्यों की सज़ा आम नागरिकों को सुनाई जाए। ये कहाँ का न्याय है। किसी एक के घर को उजाड़ कर दूसरे के घर बसाने के सिद्धांत पर यह न्यायपालिका चली तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए कुछ नहीं होगा। किसी केस के उचित पक्ष और अनुचित पक्ष को समझने से ज़्यादा 30 मिनट का समय लगता है, परंतु हमने तो ऐसी व्यवस्था जो है निर्मित कर दी है जहां 20-20 साल में यह निर्णय नहीं हो पाते। होना तो यह चाहिए था कि राष्ट्र निर्माण के मुद्दों व देश हित के मुद्दों को हमारी जो है प्रथम वरीयता मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे मुद्दे चाहे वो किसी भी तरह से कोर्ट में संज्ञान में लाए जाएं पर उन पर तुरंत कार्रवाई होती। आखिर मैं इतना लिखूंगा कि अपने विवेक व बुद्धि से आपको इस केस की समीक्षा करना अनुचित लगे तो आप इसको खारिज कर देना। अब देखिए, बाकी तो उन्होंने मैटर में बहुत कुछ लिख रखा है, लेकिन पेज नंबर 15 से कुछ ऐसी बातें लिख रखी हैं जो बहुत ही संजीदे ढंग से सरकार के रवैये को दिखलाती है और कोर्ट के रवैये को भी दिखलाती है, और वो प्रश्न चिन्ह हैं जिनके बारे में आप समझ सकते हैं कि इन शॉर्ट ये बातें लिखी गई हैं।
इस सारे केस को समझने के बाद उनके जो है बाल्यान जी ने कुछ सवाल पूछ रखे हैं। क्या इन नेताओं व नौकरशाहियों ने विश्व बैंक जैसी विदेशी संस्था को भारत के संविधान से भी ऊपर मान लिया है? जब एनसीटी की स्थापना की तो क्या उसके मानकों को क्यों नहीं माना गया? इस संस्था की संवैधानिकता के क्या मायने हैं? एनसीटी ने शिक्षक पात्रता 1997 से आरटीई एक्ट पारित होने तक इंटर बीटीसी रखी, तब उन बीटीसी अभ्यर्थियों को इन नौकरशाहियों ने नियुक्ति क्यों नहीं दी? जब बीटीसी अभ्यर्थी मौजूद थे तो शिक्षा मित्रों की नियुक्ति क्यों की गई? तब किसी को गुणवत्ता का ख्याल नहीं आया, अब गुणवत्ता का ख्याल आया है। एनसीटी की गाइडलाइन के बाहर जाकर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति ये नौकरशाह करते रहे, परंतु कोर्ट के बार बार आदेश के बाद भी उन बीटीसी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई। क्या यह नौकरशाही संविधान से भी ऊपर हो गया? एनसीटी ने कहा कि बीएड योग्यताधारी जूनियर स्कूल के लिए है, फिर उन्हें प्राथमिक में क्यों घुसाया जाए? इस पर एनसीटी के अधिकारियों ने भी कोई आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की? जब एनसीटी के अधिकारियों को अपने अधिकार और कर्तव्य ही नहीं मालूम तो ऐसी संस्थाओं का औचित्य ही क्या है? जब राज्य सरकार एनसीटी की गाइडलाइन के बाहर जाकर बीएड की नियुक्ति सुपर टेट की परीक्षा में लगा सकती है तो उसको किसी का समायोजन करना अवैध कैसे हो सकता है? जब बीएड को उन्होंने वैध बता दिया तो जो पहले से वो नौकरी कर रहे थे और उसी पद पे आज भी कार्यरत है, बस तनख्वाह कम दे के पद का नाम बदल के उनको गुणवान कहा जा सकता है? तो यहाँ पे ये बातें उन्होंने कह रखी है। संघ में उन्होंने 7वां पॉइंट कहा, जब शिक्षक पात्रता के लिए कानून राज्य और केंद्र को ही बनाते हैं, फिर एनसीटी जैसी संस्थाओं पर जनता के टैक्स का पैसा क्यों बर्बाद हो रहा है? ऐसी संस्थाओं का देश का औचित्य ही क्या है जो अपने अधिकारों को अतिक्रमण पर भी चुप्पी साध ले? अभी 24 नवंबर सन 2020 को विशेष सचिव मनीष कुमार वर्मा ने एक आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि बीएड धारियों ने विशिष्ट बीटीसी की सन 2004, 7 और 8 बैच के अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में जो सन 2020 से पहले बीटीसी वाले हैं जो 21 साल से कोर्ट में लड़ रहे हैं, उन नौकरशाहियों को इतनी नफरत क्यों? जब एनसीटी की गाइडलाइन में केवल बीटीसी ही प्राथमिक के लिए है। राज्य द्वारा शिक्षा मित्रों का समायोजन एनसीटी द्वारा राज्य को अधिकार है टेट में छूट देकर समायोजन करना, परंतु कोर्ट ने नहीं माना। केंद्र सरकार द्वारा आरटीई एक्ट का संशोधन कानून 10 अगस्त सन 2017 कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट की बातों को न मानना नौकरशाहियों की आदत सी बन गई है। ऐसे हजारों ऑर्डर मैं आपको दिखला सकता हूं जिनमें ये ट्रेंड चलता आ रहा है। समायोजन केवल 1,37,000 लोगों का हुआ था, लेकिन जो समायोजन निरस्त किया गया वह रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा ही लंबा था। समायोजन जो निरस्त किया गया वह उसकी संख्या है 1,78,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन किया होता, परंतु समायोजन मात्र 1,37,000 का ही किया गया, जिसमें भी 1,24,000 की परमिशन खुद एनसीटी ने दे दी थी। कम से कम कोर्ट उनकी प्रशिक्षित वेतन तो दे सकता था, लेकिन नहीं। उनमें भी 22,000 ऐसे शिक्षा मित्र थे जिन्होंने टेट और बीटीसी की परीक्षा पास की थी और एनसीटी की गाइडलाइन पूरा करते थे। उनको भी अयोग्य कहना, उनका समायोजन निरस्त करना कहाँ तक न्यायोचित था? जिनकी नियुक्ति आरटीई एक्ट बनने से पहले हो चुकी थी उन पर भी कानून को लादना कहाँ तक न्यायोचित था? हिमाचल प्रदेश पैरा टीचर मुकदमा अपील संख्या 2813/2013 न तो माना गया, न ही गैरकानूनी नियुक्ति मानी गई और लंबे समय तक कार्य करते रहने को आधार मानकर उन्हें डिस्टर्ब न करने का आदेश दिया। उन जजों ने कौन सा संविधान पढ़ा है? जो उत्तर प्रदेश का जजमेंट देने वाले जजों ने कौन सा पढ़ा है? इस देश में तो एक ही संविधान है, फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग जजमेंट कैसे? इन जजमेंटों में भिन्नता कैसे आई? इनका ये भी सवाल है। किसी भी विभाग में किसी व्यक्ति की नियुक्ति कितनी बार हो सकती है? पहले शिक्षा मित्र, अनट्रेन्ड टीचर, सहायक अध्यापक, फिर शिक्षा मित्र। जबकि प्रैक्टिकली यह शिक्षा मित्र पिछले 22 साल से सुबह स्कूल जाता है, बच्चों को पढ़ाता है
उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, बस उसके साथ यह नौकरशाही कानूनों में जरूर खेल करते रहे। संविधान को तो उन्होंने मजाक ही बना लिया है। आंध्र प्रदेश पैरा टीचर जजमेंट अपील संख्या 3609/2002 जजमेंट आया 22 अप्रैल सन 2020। 100% आरक्षण देकर भी की गई गैर कानूनी नियुक्तियों को भी बरकरार रखा गया और राज्य सरकार पर अर्थदंड भी लगाया। ऐसे फैसले न्यायपालिका के प्रति श्रद्धा और न्यायपालिका में बैठे जजों पर गर्व करने जैसा अनुभव और अनुभूति होता है। परंतु उत्तर प्रदेश का जजमेंट केवल घृणा पैदा करने वाला है। मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। सरकार ने अपने शासनादेशों में यह क्यों नहीं लिखा कि शिक्षा मित्रों की कोई पदोन्नति नहीं होगी? क्या किसी भी व्यक्ति ने सारे जीवन संविदा पर सेवाएं ली जा सकती हैं? यह एक बड़ा सवाल है। हर आदमी संविदा पर नौकरी इसीलिए करता है कि कल जाके उसे परमानेंट किया जाएगा। पर यहाँ पे उन्होंने 19वें नंबर के पॉइंट में पूछ रखा है, आज 25% शिक्षा मित्रों की आयु 55 वर्ष लगभग है। उम्र में उन पर कोई परीक्षा लादना उनका अपमान करने जैसा होगा। क्या उनको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार नहीं है? जब शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हो रही थी तब एनसीटी के अधिकारियों ने कहा था कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति 10 सालों तक लगातार होती रही, 1999 से सन 2009 तक। परंतु जब किसी को गुणवत्ता की याद नहीं आई, न ही किसी ने कोई आपत्ति दर्ज की। जैसे ही शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ, वो सहायक अध्यापक बन गए, तब सबको गुणवत्ता की याद आ गई, आपत्ति भी आने लगी, सबको संविधान भी याद आ गया। अगर मान लिया जाए कि कोर्ट भी ठीक और राज्य सरकार भी ठीक और एनसीटी के फैसले भी सही हैं, तो फिर आज 80,000 के लगभग प्राथमिक विद्यालय क्यों बंद किए गए? यह इस बात का प्रमाण है कि इन सबकी नीतियों का उद्देश्य केवल सामाजिक सेवाओं के क्षेत्रों में अपना नियंत्रण खत्म करना है। अगर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति को गैर कानूनी माना गया तो नौकरशाही का संरक्षण हो ही नहीं सकता। संविधान को सबके लिए बराबर है। उनको दोष तो सिर्फ इतना है कि अर्थदंड या क्षमा से भी संविधान की क्षतिपूर्ति हुई है, यह पूरी नहीं हो सकती। सब राज्यों में इन संविदा शिक्षकों की नियुक्ति हुई, फिर यह हिमाचल प्रदेश में संवैधानिक और दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी नियुक्ति कैसे हो गई, यह समझ से परे है। अगर सन 2000 से पहले कि बीटीसी के अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन न होता, उन्हें समय पर नियुक्ति मिल गई होती, तो आज वह पेंशन भी पा रहे होते और पदोन्नति पाकर प्रधानाध्यापक भी होते। परंतु अज्ञानता की वजह से कुछ नौकरशाहों ने उन्हें जीवन की धारा को ही मोड़ दिया, उनके जीवन की दिशा को बदल दी। क्या यह न्यायोचित था? सरकारें जब भी सारी सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में अपना हाथ खींच लेंगी, तब भारत का एक वेलफेयर स्टेट बिल्कुल नहीं होगा। सवाल तो बहुत से हैं सर, बहुत गंभीर भी हैं। मैंने 25 जुलाई सन 2017 को दिए गए जजमेंट में 9529/2017 की समीक्षा करने को लेकर अवगत कराया था। आपने केस रजिस्टर भी कर लिया, डायरी नंबर भी मिल गई, परंतु 1 साल हो गया, कोई निस्तारण नहीं हुआ। मेरी सुनवाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी केवल समाधान में है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश पैरा टीचर पर इस न्यायालय का फैसला आया, उत्तराखंड सरकार ने भी उसी तर्ज पर अपने यहाँ नियुक्ति का समाधान किया। उसका हमने पत्रांक संख्या भी यहाँ पे पढ़ लिया। सिर्फ इनका उतना ही कहना है कि 2 भर्तियाँ अगर शिक्षा मित्रों पे थोपी गई, दोनों भर्तियाँ कोर्ट में गई। लास्ट 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने एक और नई भर्ती का फरमान सुना दिया, वो भी कोर्ट में जाएगी। सबको पता है कि भर्तियां हमारे देश में निष्पक्ष नहीं होती। जब आज की तारीख जिन 25 प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों की आयु 55 वर्ष से अधिक है, इन तरह के लड़ते लड़ते उनकी उम्र 62 साल हो जाएगी, फिर उन्हें घर भेज दिया जाएगा। क्या मिला उन्हें? जिल्लत और अपमान के अलावा 4500 शिक्षा मित्र मर गए। क्या दिया उन्हें सरकार ने? क्या उनके परिवार के प्रति कोई संवेदना तक व्यक्त करने गया? ये हम कौन सी व्यवस्था चला रहे हैं जो केवल शोषण पर ही आधारित है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगले 45 दिन अर्थात
25 मई सन 2021 तक इसको निस्तारित करके इन्हें शोषण से मुक्त किया जाए, नहीं तो इस केस को खारिज कर दिया जाए। इन्होंने ये बात कह रखी है। तो साथियों, हम लोगों ने देखा, इन्होंने उसके बाद काफ़ी प्रेयर भी लिख रखी है, वो हम आपको अगली वीडियो में पढ़ के सुना देंगे। 9/4 सन 2021 को ये पत्र भेजा गया, लेकिन अभी हम लोगों तक इतना लेट पहुंचा है, इसका कोई जवाब अभी ऊपर से नहीं आया है। बाकी के अगले पोर्शन में वीडियो में हम कल सुबह में इसके ऊपर एक वीडियो डालेंगे, जिसमें जो है इसके बाकी मैटर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त सत्य प्रकाश। धन्यवाद।